आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो 1.1 और 1.2 तो कंप्लीट हो गए। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको सिद्ध करना है कि जो वर्गमूल 5 का वर्गमूल है ना, वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं अपन सहभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें अपन को क्या है, सहभाज्य संख्या माननी पड़ेगी। तो ये पता होना चाहिए कि सहभाज्य संख्या होती क्या है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा, स्वयं या खुद लिख सकता हूं मैं, एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार सहभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कोई दो संख्या है और उनका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वय गुणनखंड एक है ना, तो वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में क्या बोल सकता हूं कि दो संख्या है, उनका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ या इसको क्या बोलते हैं, सार्वय गुणनखंड, या फिर कॉमन सार्वय गुणनखंड अगर एक है तो दोनों संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। यानी दो संख्याओं का, अगर दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक है तो दोनों संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या। जैसे मैं लिख लूं 5 और 15, तो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा 5, और 15 के 1 गुणा 3 गुणा 5, यही होते हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, इनका सार्वय गुणनखंड, इनका सार्वय गुणनखंड है 1 और 5, या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि 1 गुणा 5, यानी क्या है, इनका सार्वय गुणनखंड 5 है, यानी 1 के अलावा 5 है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर मैं ले लूं 5 और 7, तो 5 का क्या होता है, 1 गुणा 5, 7 का क्या होता है, 1 गुणा 7। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या। क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सहभाज्य संख्या वही होती है जो दो अभाज्य संख्या होती है। जरूरी नहीं है दो अभाज्य संख्या हो। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका कॉमन हमेशा क्या होता है, गुणनखंड एक होता है। कॉमन गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर सार्वय गुणनखंड बोल सकते हैं। जैसे 13 और 17, तो ये दोनों क्या, 13 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, तो ये दोनों क्या होगी, सहभाज्य होगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर दो अभाज्य संख्या है ना, तो वो दोनों हमेशा सहभाज्य होगी, लेकिन अभाज्य नहीं, जरूरी नहीं दोनों अभाज्य हो। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, 18 और 35। ठीक है, तो 18 के कितने होते हैं, 18 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 इंटू 3, 9 9 इंटू 2 18, यही होते हैं गुणनखंड। और 35 के क्या होते हैं, 35 के होते हैं 5 गुणा 7। तो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, इनका सार्वय गुणनखंड, इनका सार्वय गुणनखंड है 1। क्योंकि कुछ भी नहीं, मतलब मैं इसको 1 से गुणा कर सकता हूं और 1 से कर सकता हूं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। या HCF, जिसका HCF या सार्वय गुणनखंड 1 होना, वो क्या होती है, सहभाज्य। तो 18 और 35 क्या है, 18 और 35 सहभाज्य संख्या है। जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों भी अभाज्य नहीं ना। 18 क्या है, भाज्य संख्या है, 35 भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो अब सहभाज्य संख्या क्या होती है कि जिन दो संख्याओं का अगर सार्वय गुणनखंड या HCF बोल सकता हूं मैं, अगर उनका HCF या सार्वय गुणनखंड अगर 1 है, तो वो संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। हाँ, अगर दोनों ही विभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या, अगर दो अभाज्य संख्या ना, वो हमेशा सहभाज्य होती है। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि दो भाज्य संख्या भी सहभाज्य हो सकती है तब जब दोनों में कॉमन एक हो। जैसे 18 क्या भाज्य है, 35 भी भाज्य है, पर ये दोनों सहभाज्य संख्या है, और ये तो दोनों ही अभाज्य है,
तो दो अभाज्य संख्या हमेशा ही यही होती है, या अगर एक अभाज्य संख्या और एक अगर भाज्य संख्या तो भी क्या होगी, सहभाज्य संख्या ही होगी। तो सहभाज्य संख्या समझ में आ गई ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब सिद्ध करेंगे तो अपन सहभाज्य संख्या मानेंगे। तो सहभाज्य संख्या अगर तुम्हें पता ही नहीं हुई तो फिर समझ में तो आएगा ही नहीं, तो उससे पहले सहभाज्य संख्या पता होना जरूरी है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या वे दो संख्या जिनका सार्वय गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर कॉमन कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो क्या होगी संख्या, सहभाज्य संख्या होगी। अब ये क्वेश्चन जब भी ये क्वेश्चन होना, बस एक पॉइंट पहली प्रश्नावली है जिसमें ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, और पूरी गणित में सिर्फ ये प्रश्नावली है जिसमें 2-4 लाइन हिंदी में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी में तो कहीं नहीं रखने, लेकिन इसमें याद रखनी पड़ेगी। जब भी ये क्वेश्चन होना तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर अपरिमेय संख्या है तो हम इसका उल्टा मानेंगे, विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, पहला स्टेप, मैं पहला स्टेप मान लेता हूं, मानना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। बस ये है ना, इसमें 4-5 लाइन फिक्स है, वही याद रखनी है और वो की वही लिखनी है, बस हो सकता है संख्या चेंज हो। तो यहां पूछे क्या है, अपरिमेय संख्या, मैं मान लेता हूं कि मानना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा, अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं दो सहभाज्य संख्या मान लेता हूं, ये ज्ञात कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, या हम लिख सकते हैं, हम दो सहभाज्य संख्या, दो सहभाज्य संख्या में ए और बी मान लू। पहला क्या है कि अपरिमेय संख्या, तो क्या करूंगा मैं, जो भी संख्या यहां दे रखी है उसको क्या मानूंगा, परिमेय संख्या। फिर मैं दो सहभाज्य संख्या, बस यही समझ में आना चाहिए। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। तो संख्या ए और बी ज्ञात कर सकते हैं, जहां ए बट्टा बी बराबर रूट 5 लिख सकता हूं मैं, और बी क्या होना चाहिए, बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 0 हुआ तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। या 1/5 लिख सकते हैं, ये लिख दूं। अब यहां पे क्या है, ये रूट में 5। अब मैं क्या करता हूं, तीसरा स्टेप, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ जब मैं वर्ग करूंगा तो ये क्या होगा, a बट्टा बी का स्क्वायर बराबर इधर रूट में 5 का वर्ग, यही होगा। ठीक है, मैं वर्ग कर लेता, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ये रूट 5। क्योंकि जब भी वर्ग मूल के ऊपर अगर वर्ग होना तो वो घात कट जाती है। क्यों कट जाती है, जैसे हमेशा क्या होता है, रूट में ए गुणा रूट में ए क्या होता है, ए होता है। अब देखो कैसे होता है, वर्ग का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करने होता है, क्योंकि रूट ए क्या होता है, ए की घात 1/2 गुणा ए की घात 1/2, और गुणा में हमेशा घात क्या होती है, जुड़ती है। तो गुणा में घात जुड़ेगी, यानी ए की घात 1/2 प्लस 1/2 कितनी हुई, ए की घात 1, और ए की घात 1 क्या होती है, 1। या मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे ये है रूट में ए इसका वर्ग, तो रूट में ए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2 गुणा 2, और जब भी ब्रैकेट में हो तो घात क्या होती है, गुणा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, ए की घात 1 और ए की घात 1 क्या होती है, ए। ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, 5। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 5 को इधर और उसको इधर ले जा सकता हूं, यानी ए स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्या है, बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बटा 5 का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, और अगर ए स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा ना तो ए में भी 5 का भाग जाएगा। जैसे मैं ए बराबर कोई संख्या मान लेता हूं, ए बराबर 10 मान लू, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अगर 100 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 20 बार, तो ए क्या होगा यहाँ पे 10, क्योंकि 10 गुना 10 क्या होता है, 100। तो 10 में भी 5 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 2। और ये कौन बता रहा है, ये बताता है प्रमेय 1.3। तो इसमें मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं नीचे लिखूंगा कि यदि
स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पर में 1.3 से ए है जो 5 से विभाजित होगा। क्या लिख रहा हूं कि यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए है ना 5 से भी विभाजित होगा। क्यों होगा ये प्रूफ आपके सामने, और एक कौन बताता है, ये बताता है पर में 1.3। तो एक ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। तो अभी तक क्या है, 2 और 1 की 3 लाइन याद रखनी है। अब देखो अब क्या है, अगर ए 5 से भाज्य है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए के बराबर कोई दूसरा पूर्णांक मान सकता हूं। तो ए 5 से भाज्य, अगर ए 5 से भाज्य है तो मैं ए बराबर 5c लिख सकता हूं, जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है, ये लिखना है। ठीक है। अब अगर मैं ए की जगह 5c लिख सकता हूं तो यहां पे ए की जगह 5c लिख दूं, तो मैं जहां ए है इसको समीकरण 1 मान लू, समीकरण 1 में ए की जगह 5c लिख दूं, या हाँ तो ए है तो यहां पे क्या होगा 5c का स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर कितना है 5। अब देखो 5c स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 c स्क्वायर, और ये 5 नीचे आ गया बराबर क्या हुआ बी स्क्वायर। ठीक है, 5 से 25 कितने बार 5 बार, तो ये 5 बचा, इस 5 को मैं उधर भेज सकता हूं, यानी c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं बी स्क्वायर बट्टा 5, क्योंकि 5 से 5 कटा, ये 5 गुना में ये उधर भाग में चला गया। अब सेम वही लाइन, यदि बी स्क्वायर है तो 5 से विभाज्य है तो बी किससे होगा 5 से भाज्य होगा, यानी ये सेम लाइन यहां लिखनी है कि बी स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो बी 5 से विभाजित होगा, या बी 5 से विभाजित होगा पर में 1.3 से। भाई मैंने ये लाइन यहां लिख दी, सेम यही लिखनी है, सिर्फ ए की जगह क्या करना है बी, यदि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो यहां तक क्या पढ़ा है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित है, यानी इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ए और बी 5 से विभाजित है, और अगर ये दोनों 5 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, ये सहभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि सहभाज्य संख्या क्या होती है जो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है एक होता है, मतलब उसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, जबकि यहां क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। और ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने जो माना है ना वो गलत माना है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि इससे ये विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। भाई अगर इसमें 5 का भाग जा रहा है तो सहभाज्य संख्या होगी नहीं, क्योंकि सहभाज्य संख्या क्या होती है मैंने शुरू में बताया था, जिसमें सिर्फ एक का ही भाग जाता है या फिर खुद दोनों संख्या का भाग जाएगा। तो 5 का भाग जा रहा है तो इससे ये क्या विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, यही होता है। अब देखो ये विरोधाभास क्यों होता है, ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने जो माना वो माना गलत। तो यहां क्या लिखेंगे, ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना अपनी कल्पना कौन सी थी, अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो एक बार और, इसमें
सिर्फ 4-5 लाइन याद रखनी है। एक तो ये कि जो है उसको उल्टा मानना है, फिर क्या करना है कि दो सहभाज्य संख्या माननी है, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करना है, 3 लाइन। चौथी लाइन क्या लिखनी है कि ये ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ये ए 5 से भी विभाजित होगा पर में 1.5 से, तो 4 लाइन। और ये तो लाइन सेम ही है। उसके बाद क्या करना है, एक पूर्णांक मानना है, 5 और एक ये 6। सिर्फ 6 लाइन याद रखनी है पूरे में, सब में जितने भी इक्वेशन है ना सब में 6 स्टेप होंगे। हाँ अगर इसमें प्लस माइनस होगा ना बीच में तो फिर ये 6 स्टेप ही नहीं होंगे, 4 में काम हो जाएगा। तो एक बार और देख लो इसको कि करना क्या है। सबसे पहले इसका उल्टा मानना है। पहला स्टेप क्या है कि जो दे रखा है ना उसको मैं उल्टा मानूंगा, क्या मानूंगा, परिमेय संख्या। फिर मैं क्या करूंगा, दो सहभाज्य संख्या लिखूंगा ए और बी, जहां पे क्या लिख सकता हूं ए बट्टा बी बराबर जो परिमेय संख्या दे रखी है वही लिखेंगे, क्योंकि मैं दूसरा इक्वेशन है ना उसमें सिर्फ ये चेंज करूंगा, बाकी जो लिख रखा है उसको चेंज नहीं करूंगा। और देख लेना दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। अब ए और बी बराबर 5, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग किया तो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 5 का रूट 5 का वर्ग 5 कैसे हुआ, क्योंकि ए गुणा ए क्या होता है, रूट ए, या जब भी वर्गमूल में स्क्वायर हो तो ए हट जाता है। अब अगला ये हो गया। यहां के बाद क्या, मैंने इसको ऊपर भेज दिया और इसको नीचे भेज दिया, तो ए स्क्वायर बट्टा 5। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है ना तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ये कौन बता रहा है, ये पर में 1.3 से पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर ए 5 से विभाजित है तो मैं ए बराबर 5 ही कोई पूर्णांक लिख सकता हूं। जहां पे मैंने ए लिखा था उस समीकरण में ए की जगह क्या कर दिया, 5 सी लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर हुआ 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टा में 5 बराबर में बी स्क्वायर। 5 से 25 में भाग दिया 5 बार, तो ये 5 बचा इधर, ये वाला 5 गुना वाला उधर जाता है तो क्या होता है, भाग, तो बी स्क्वायर बट्टा 5 हो गया। अब सेम वही लाइन, अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा, क्योंकि पर में 1/5 से ये सिद्ध होता है कि इससे विभाजित होगा। और मैंने सिद्ध करके भी बताया था, अगर बी जैसे 100 में 5 का भाग जा रहा है तो 10 में जाएगा, पक्का जाएगा। अब यहां से क्या हो रहा है, सहभाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी कि जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, ए और बी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। तो अपन ने जो मानी तो थी सहभाज्य संख्या, और ये क्या हो रही है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ये उल्टा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने जो पहला स्टेप माना था ना वही गलत माना था। और अगर अपन ने ये गलत माना, भाई जो माना वो अगर गलत है तो सही क्या होगा, उसका उल्टा। तो सही क्या हो गया कि ये अगर परिमेय नहीं है तो क्या पीछे अपरिमेय संख्या, तो इससे ये सिद्ध होता है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय। भाई अगर अपन जो मान रहे हैं वो गलत है तो इसका मतलब सही क्या होगा, उसका उल्टा ही होता है, बस यही है। तो सब में यही स्टेप फॉलो करना। मैं अगला क्वेश्चन करूंगा सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ संख्या चेंज करूंगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 है क्या अपरिमेय संख्या। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर प्लस बीच में प्लस माइनस चिन्ह है ना तो वो तो इससे भी कम स्टेप लगेंगे, मतलब यहाँ पे आगे वाले स्टेप मुझे मिटाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो सेम होता तो मैं क्या करता, सिर्फ संख्या चेंज करता। अब देखो यहाँ पे तो मैं जहां पे रूट 5 था पहले वहां पे क्या लिख दूंगा कि माना 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक है परिमेय संख्या। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताता, दो सहभाज्य संख्या और बी ज्ञात कर सकते हैं, जहां पे ए बट्टा बी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 3 + 2 रूट 5। अब देखो यहां पे अगर है ना रूट 5 ये बीच में प्लस माइनस नहीं होता ना तब तो मैं वही का वही पूरा लिखता, पर यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है ना तब मैं क्या करूंगा, ये बीच वाला थोड़ा सा हटा दूंगा, ठीक है। तो मैं ये हटा लेता हूं और फिर जो चेंज कर रहा हूं वो बताऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, यानी ए बट्टा बी माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 2 रूट में 5। अब मैं 2 को ये 2 क्या गुणा में इधर भाग में भेज दूं तो ये क्या होगा, ए बट्टा 2b माइनस 3 बट्टा 2, क्योंकि ये सबके भाग में जाएगा, बराबर क्या है रूट में 5। तो जब बीच में प्लस माइनस वाला ना उसका सॉल्यूशन बस यही हो गया, पूरा नहीं लिखना 6 स्टेप। अगर 6 स्टेप तभी लिखना जब सिर्फ एक संख्या हो। अब देखो यहाँ पे ए और बी क्या मानी मैंने, सहभाज्य संख्या यानी कोई पूर्णांक है। 3 बट्टा 2 भी क्या है, कोई संख्या ही है। तो मैं यहां पे सीधा ही क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां ए बट्टा 2b 3 बट्टा 2 क्या है, परिमेय संख्या है।
या कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब ये पूर्णांक है तो इससे क्या होगा, इससे ये है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई ये इसके बराबर है ना, LHS बराबर RHS। अगर ये परिमेय संख्या है तो इससे क्या है, इससे ये सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या है। हमने पहले ही किसी में सिद्ध किया था कि √5 है एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों हो रहा है कि अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, किससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपन ने जो माना वो गलत माना था, तो यहाँ पे ये भी हटा दूंगा। अब देखो, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या। अब सीधा देख लो, ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः इससे ये सिद्ध होता है कि बस √5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो जब अगर इसमें प्लस माइनस नहीं होता ना तो पूरा का पूरा स्टेप सेम होता, बस यहाँ पे संख्या ही चेंज करता। पर जब बीच में प्लस माइनस वाला होना तो देख लो कितने स्टेप हट गए। इसमें क्या करना है, पहले सिर्फ मानना है पहला स्टेप, दूसरा ये ए और बी मानना है। फिर क्या करना है, जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब कोई परिमेय संख्या है। 3/2 भी क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर हमेशा परिमेय संख्या होगी। भाई LHS बराबर RHS ही होता है। x बराबर अगर y है और x का मान अगर 10 है तो y का मान भी तो 10 ही होगा। और अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या है, अगर यह पूर्णांक है या परिमेय संख्या है तो इससे सिद्ध होता है कि √5 भी परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अभी पिछले ही क्वेश्चन में सिद्ध किया था। तो मैं क्या लिखूंगा, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है कि अपन ने जो माना वो गलत माना, और अपन ने माना क्या था, अपन ने ये माना था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बस ये पूरी गणित में सिर्फ पहली प्रश्नावली का 1.3 है, जिसमें ये 5-6 लाइन याद रखनी पड़ेगी। बाकियों में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है और कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। इसमें ये लाइन याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसी लिखनी ही पड़ेगी वहां पे।